वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द नोट्स ऑफ ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारे द्वारा वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज का दूसरा पेपर कंडक्ट करवाया गया और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि अपनी जो ऑफलाइन सीटें हैं वो सभी फुल हो चुकी है और रूम जो है पूरे खचाखच भरे हुए हैं वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज देने के लिए। तो अब जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके हमारा जो है ये टेस्ट सीरीज जो आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका जो लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल द नोट्स ऑफ ऑफिशियल पर अवेलेबल है। और टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप ये टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल जो है ज्वाइन कर लें। इसमें आपको टाइम टू टाइम अपडेटेशन मिलता रहता है टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। और आज जो सेकंड पेपर का जो पहला पार्ट था इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, अब उसका डिस्कशन जो है सूरज सर लेंगे। वीडियो मीन्स टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आज हम टेस्ट पेपर कोड 102 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसका आइए हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र की घोषणा कब की गई थी। यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र की घोषणा कब की गई थी। तो इस संबंध में हम देखेंगे कि इसके कुछ विशेष फैक्ट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे कि ये भारत का पहला आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व है। वही इसकी स्थापना 1986 के अंदर की गई थी, जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के अंदर विस्तृत है। ये ऐसा क्षेत्र है जो काफी विस्तृत है। इस भूभाग के उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के आरक्षित क्षेत्र और भी पाए जाते हैं, जैसे कि साइलेंट वैली, साथ ही वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये तीनों क्षेत्र है, ये इसी आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे कि सीधा सिंपल सा फैक्ट पूछा गया कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1986। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा सी आंसर हो जाएगा। साथ ही अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे कीवर्ड है कि सत्य नहीं पूछा गया है। तो हम इसको, जो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सत्य नहीं कथन की बात की गई। तो हमने हाल ही में काफी चर्चा में इस अभ्यारण्य को सुना है और इस संदर्भ में कुछ कथन है जिसके बारे में हम देखते हैं। इसमें पहला कथन है कि यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये सत्य है। इसके अगले वाला कथन देखते हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इस अभ्यारण्य की 16 मार्च 2022 को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचना जारी की गई थी। तो ये ऐसा फैक्ट है जो सामान्यतः हमें पता नहीं रहता है और एक फैक्चुअल सी बात है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। इसको स्किप करते आगे वाला कथन देखते हैं, जिसके अंदर ये बात कही गई कि यह राजस्थान के कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा के क्षेत्र में, जिले में विस्तृत है, जो कि एकदम सही बात कही गई है। उसके साथ ही इसमें अगला कथन है कि यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इससे पहले टाइगर रिजर्व के रूप में रणथंभौर, सरिस्का तथा मुकुंदरा हिल्स की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ये सी और डी बिल्कुल सही है। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पर्वत चोटियां दी गई है और साथ ही उनकी श्रृंखलाएं दी गई है। तो यहाँ पे हमें इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि पर्वत चोटियां के अंदर विभिन्न दी गई है, धूपगढ़, डोडा बेटा, गॉडविन आइंस्टीन, गुरु शिखर, और वही पर्वत श्रृंखला में दी गई है अरावली, काराकोरम, नीलगिरी और सतपुड़ा। तो इनको सुमेलित करना है, जिसमें देखो गुरु शिखर जिसको हम सामान्यतः हमें पता ही रहता है कि ये अरावली क्षेत्र के अंदर आती है, तो इसको हम सुमेलित कर सकते हैं, यानी डी का 1 हो गया। डी का 1 मतलब ये सही है, ये दोनों। उसके साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे दोनों ये सुमेलित नहीं है, तो इन क्वेश्चन को हम एलिमिनेट
कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले वाले ऑप्शन को देखते हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि डोडा बेटा। तो डोडा बेटा है जो नीलगिरी के क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। तो हम उसको सुमेलित करेंगे बी के अंदर तीन ऑप्शन को देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे केवल ए के अंदर ही दिया गया है। तो ये बी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और उसके साथ ही सी और डी पहले से ही एलिमिनेट हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आंसर, ठीक है। इस संदर्भ में कुछ विशेष अन्य फैक्ट भी है जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि गुरु शिखर जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। वही गॉडविन आइंस्टीन है, जिसका दूसरा नाम है केटू, जिसे केटू भी कहा जाता है, और साथ ही यह अपने देश की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के अंदर इसको माना जाता है। वही धूपगढ़ जो कि एमपी के अंदर स्थित है, और यहाँ पे इसके पास में ही पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है वो और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में यहाँ पे स्थित है। तो इस रूप में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो लंबी नदी है, हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि नील नदी है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि नील नदी के संबंध में कुछ फैक्ट है जिसको हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला फैक्ट है कि यह व्हाइट और ब्लू नील नदी है, उसके मिलने से इसका उद्गम माना जाता है, जो कि खार्तूम के स्थान पर मिलती है, ठीक है। उसके बाद नील नदी इन दोनों से मिलकर ये आगे की तरफ प्रवाहित होती है, और उसमें ये इथोपिया से होते हुए मिस्र और सूडान से गुजरती है, और ये भूमध्य सागर में जाके गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक सी बात थी कि इन्होंने पूछा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया कि जिसमें पूछा गया भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला ऑप्शन है कि नीलगिरी जो कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा ही है, ठीक है। अगला वाला ऑप्शन है कि फूलों की घाटी जो कि यूटीके में आया हुआ है, लेकिन ये भी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जिम कॉर्बेट, बिल्कुल सही। जिम कॉर्बेट भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी घोषणा 1936 के अंदर की गई थी, ठीक है। और इसे पहले हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद 1957 के अंदर इसको जिम कॉर्बेट के रूप में नाम दिया गया था, ठीक है। इस रूप में हमने देखा कि ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। और हम इसके अंदर ये भी देख सकते हैं कि वर्तमान के अंदर भारत में 106 नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। आइए हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला को पोषण स्तर के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन लिखे हुए शेर, खरगोश, लोमड़ी और घास। तो देखो यहाँ पे घास है, वो एक क्या होता है, उत्पादक स्तर होता है, जहां से खाद्य श्रृंखला शुरू होती है, ठीक है। और शेर, क्योंकि शेर सबसे शीर्ष उपभोक्ता के अंदर आता है। तो ये श्रृंखला कैसे होगी, सबसे पहले स्टार्टिंग होगी घास से, जिसको खाएगा खरगोश, जिसको खाएगी लोमड़ी, और लोमड़ी का शिकार करेगा शेर। तो इस श्रृंखला के अंदर हम देखो, सबसे पहला ये दो, फिर 4 खरगोश के लिए, 3 और 1। तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, जिसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गोदावरी की सहायक नदियों का सही युग्म है। तो यहाँ पे देखिए गोदावरी नदी के बारे में पूछा गया है। तो इस संदर्भ के अंदर हम देख सकते हैं गोदावरी के विभिन्न फैक्ट, जिसमें देखो गोदावरी नदी है जो कहाँ से उद्गम होती है, नासिक की त्र्यंबकेश्वर जो चोटी है
वहां से उद्गम होती है। ठीक है, साथ ही जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसकी विभिन्न सहायक नदियों के अंदर हम देखेंगे तो वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, पूर्णा जैसी विभिन्न नदियां इसकी सहायक नदियों के अंदर आती है। तो यहाँ पे सीधी सी बात पूछिए कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन सी है, तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है कि पूर्णा और पेनगंगा। देखो पूर्णा और पेनगंगा, ये सीधी सीधी सी बात है, ये सही है। लेकिन इससे पहले हम नीचे वाले को भी देख लेंगे। यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन है प्राणहिता और तवा। ठीक है, तो ये तवा है वो इसकी सहायक नदी में शामिल नहीं है। इंद्रावती ये बिल्कुल इसकी सहायक नदी में आती है, लेकिन अरुणावती है वो किसकी, कावेरी नदी का पार्ट है। वही मंजरा इसकी सहायक नदी में आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन इसका जो भीमा वाला जो पार्ट है, भीमा है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी के अंदर आती है। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित को सुमिलित करिए। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें दिया गया है कि यहाँ पे पर्वत और उनके देश, सॉरी इसको हम महाद्वीप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इधर विभिन्न प्रकार के महाद्वीप दिए गए जिनको सुमेलित करना है विभिन्न चोटियों के साथ। तो यहाँ पे देखो अपलेशियन, किलिमंजारो, आल्प्स और एंडीज पर्वत श्रेणी है, उसके बारे में दिया गया। तो हमें देखो, हमने सामान्य से ये बात पढ़ी होती है कि किलिमंजारो जो कि क्या है, अफ्रीका के अंदर स्थित है। ठीक है, बी का एक हो गया। बी के अंदर देखिए एक, मतलब सी और डी में से आंसर हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, किसे, बी और ए को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे रहा सी और डी। अब अगली वाली बात देखते हैं, जैसे कि एंडीज जो श्रेणी है वो कहाँ पे है ये विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है उसके अंतर्गत आती है, जो कि दक्षिण अमेरिका के अंदर विस्तृत है। ठीक है, तो डी का हो गया 3, डी के अंदर 3, तो यानी डी वाला पार्ट हो गया एलिमिनेट, तो बचा ये वाला, मतलब इसका बिल्कुल आंसर हो गया सी, आंसर सही हो गया। ठीक है, इसके साथ ही अपलेशियन वाला पार्ट, अपलेशियन है जो कि उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, और आल्प्स है वो कि यूरोप का पार्ट है। इसके संदर्भ में हम कुछ फैक्ट्स है जिन्हें भी देख सकते हैं, जैसे कि एंडीज जिसकी हमने बात की कि ये विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट जो पर्वत श्रृंखला है उसके अंतर्गत आती है। किलिमंजारो जो कि अफ्रीका का पार्ट है, ये जो तंजानिया के अंदर स्थित है, और साथ ही ये क्या, एक ज्वालामुखी जो छोटी होती है उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। वही आल्प्स है, आल्प्स श्रेणी है वो फ्रांस के अंदर स्थित है, और अपलेशियन है वो एक कटा फटा माउंटेन है जो उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। ठीक है, तो हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंदर शामिल नहीं है। तो यहाँ पे कीवर्ड है कि नहीं पूछा गया हमको, तो इस बात को हमको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और इस संदर्भ में विभिन्न ऑप्शन दिए गए, उससे पहले हम देखेंगे कि जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है। तो एक हॉटस्पॉट एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर, जिसमें जैव विविधता का एक स्तर होता है वो काफी बड़ा होता है, लेकिन उसमें कुछ जो वहाँ की संवेदनशील जो प्रजातियां होती है वो विलुप्त हो चुकी होती है, उस कारण से वो जैव विविधता के लिए काफी संवेदनशील क्षेत्र होता है, वो माना जाता है। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे कि भारत के अंदर 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है। उसमें देखो पहला है हिमालय रीजन, दूसरा है पूर्वी हिमालय, तीसरा हो गया इंडो बर्मा क्षेत्र,
और चौथा हो गया दक्षिण वाला पार्ट सुंडालैंड। सॉरी, इसमें हम देखेंगे जो ये तीसरा वाला पार्ट है उसी को ही इंडो बर्मा क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है। जो पूर्वी हिमालय वाला पार्ट होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। वही तीसरी जो है वो है पश्चिमी घाट, और चौथा है सुंडालैंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सीधा सी बात है, बिल्कुल ये शामिल है पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट इसमें शामिल नहीं है, पश्चिमी घाट यहाँ पे शामिल है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल ये दोनों शामिल है। यहाँ पे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा हॉटस्पॉट शामिल नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रदूषक है। तो प्रथम प्रदूषक का वो स्तर होता है जो जिस स्थिति के अंदर उत्पन्न होता है वह उसी स्तर पर प्रदूषण का कारण बनता है, उसे हम कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला है ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, बिल्कुल ये प्रथम प्रदूषक के अंदर शामिल होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, बिल्कुल ये भी प्रथम प्रदूषक के अंदर शामिल है। कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल ये भी सही है, प्रथम प्रदूषक के अंदर स्थित है, क्योंकि ये विभिन्न आगे के स्तर के अंदर ये SO2 NO2 और CO ये एक दूसरे से क्रिया करके विभिन्न प्रकार के अन्य जो प्रदूषक होते हैं जिन्हें द्वितीय प्रदूषक कहा जाता है उसके रूप में ये उत्पन्न करते हैं। जैसे कि ओजोन वाला पार्ट हो गया, तो वो इनसे उत्पन्न होता है, तो उनको द्वितीय प्रदूषक के अंदर माना जाता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात पूछी गई है कि प्राथमिक प्रदूषक कौन सा है, तो A, B और C तीनों सही है, अर्थात उपयुक्त में से सभी सही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया उपनाम दिए गए और इसमें क्षेत्र दिए गए, विभिन्न से क्षेत्र है उनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखो पहला ये ऑप्शन दिया गया 1000 जिलों की भूमि, दूसरा संसार की छत या विश्व की जो छत है उसको, के बाद कंगारू की भूमि और अंध महाद्वीप। ठीक है, इधर पामीर का पठार, अफ्रीका, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया दिया गया। तो यहाँ पे हमने बेसिक सी बात पढ़ी होती, अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका को कहा जाता है, क्योंकि वहां पे मानव जो जनजाति है उसका उदय हुआ और आज भी उनका विकास उस स्तर पे है जो आदिम मनुष्य था उस स्तर पे है। तो काफी विकास के पिछड़े स्तर होने के कारण इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। तो डी के अंदर अफ्रीका, बी वाला पार्ट सुमेलित हमने कर दिया, डी के अंदर बी मतलब ए और डी के अंदर ये उपस्थित है, मतलब अपन हम क्या करेंगे, इसको बी और सी पार्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद बचा ए और डी। ठीक है, हम आगे वाली बात देखते हैं, तो जिसमें आता है कि संसार की छत, तो विश्व की छत जो हमें सामान्यतः पता होती है वो किसे कहते हैं, पामीर के पठार को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका हो गया बी का एक, बी के अंदर एक कहाँ पे है, तो ओनली डी के अंदर दिया गया है, मतलब यहाँ पे हो गया डी वाला पार्ट सही है और ये वाला पार्ट सही है, इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे, तो बचा क्या, डी, तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, कंगारू, कंगारू बिल्कुल हम ऑस्ट्रेलिया के लिए पढ़ते हैं, तो कंगारू की जो भूमि कहा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, और बाकी बचा 1000 झीलों का जो भूमि है वो फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। अगला वाला हम क्वेश्चन देखेंगे, इसके अंदर उत्तरी सह्याद्री के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधी सी बात इन्होंने पूछी है, लेकिन इसके साथ इन्होंने एक अलग से फैक्ट डाल दिया कि असत्य पूछा है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, जो भारत का दक्षिणतम क्षेत्र है जहाँ पे पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट के अंदर जो जो श्रृंखला है उसको विभिन्न 3 स्तरों के अंदर बांटा गया। तो जिसका ऊपर वाला पार्ट है उसको उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मध्य और उसके बाद दक्षिण वाला पार्ट आ जाएगा। तो उत्तरी सह्याद्री वाला पार्ट है वो कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद ही हम देखेंगे यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो ऊंची चोटियां है वो पाई जाती है, जैसे कि कलसुबाई हो गई। ठीक है, जहां से क्या निकलती है, हमारी गोदावरी
नदी निकलती है। ठीक है, उसके बाद हो गई जैसे कि यहाँ पे महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर है जहां से कौन सी निकलती है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे वाला कथन पढ़ते हैं, जैसे कि जिसमें पहला दिया गया है कि यह मुख्यतः कर्नाटक के अंदर स्थित है। देखिए हमने अभी क्या बताया, यहाँ पे महाराष्ट्र और गोवा के अंदर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन भी, अगले जो कथन है उनको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सही करेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन है, अगला कथन है, इस भाग की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। ठीक है, जो हमने अभी देखी है, तो यहाँ की क्या है, ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद दिया इस भाग की अन्य प्रमुख चोटियों के अंदर महाबलेश्वर जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, हमने इसके संदर्भ में बात की है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन्होंने असत्य पूछा है, तो ए वाला जो पार्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर भी यही, अगले वाला क्वेश्चन भी यही है कि इसको निम्न को सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, इसमें हमें देखिए यहाँ पे दिए पर्वत श्रृंखला और यहाँ पे दिए चोटियाँ, तो वही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हम एलिमिनेट के मेथड से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखो हम देखेंगे, पहला है अल्बर्ट, एकांकागुआ, माउंट कुक और विटनी जो चोटियाँ है वो दी गई। तो एल्बर्ट चोटी के बारे में हमने काफी बार पढ़ा होता है, और एकांकागुआ और माउंट कुक है, हम इसको अभी सुमेलित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एकांकागुआ है, एकांकागुआ किसके अंदर आएगी, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत अभी हमने पीछे ही बात की थी कि एंडीज पर्वत कहाँ पे स्थित है, साउथ अमेरिका के अंदर स्थित है, जो क्या है विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला होती है उसके अंतर्गत इसका नाम आता है। ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, एकांकागुआ है। बी का हो गया 3, बी के अंदर 3 मतलब बी और सी, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ए को और डी को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की बात, माउंट कुक के बारे में हमने काफी बार सुना होता है। ये माउंट कुक वही है जिसने क्या किया था, न्यूजीलैंड की खोज की थी, और उनके नाम पर उनको माउंट कुक का जो चोटी है उसका नाम दिया गया था, जो कहाँ पे स्थित है, दक्षिण आल्प्स के अंदर स्थित है। दक्षिण आल्प्स ये श्रृंखला कहाँ पे, हमने बात की न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है। ठीक है, मतलब सी का हो गया, बी हो गया, सी के अंदर बी कहाँ पे, बिल्कुल सही, लेकिन अभी भी इसको सॉल्व पूरा तरीके से नहीं किया गया क्योंकि ये सी और बी के अंदर दोनों में दिया गया। अगली बात देखो, विटनी है, वो कहाँ पे आई हुई है, तो ये सियरा नेवादा, ये क्या है, सियरा नेवादा, ये यूएसए के अंदर स्थित है, साथ ही ये विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विटनी हो गई, डी के अंदर हो गया 1। ठीक है, तो ये वाला अब एलिमिनेट हो गया, और इसका ऑप्शन हो गया भी एकदम सही हो गया। साथ ही ये देखो एल्बर्ट किसकी है, रॉकी माउंटेन की। रॉकी माउंटेन कहाँ पे स्थित है, तो ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्थित है। ठीक है, जो कि विश्व की सेकेंड लॉन्गेस्ट पर्वत श्रृंखला के अंदर इसका नाम आता है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर क्या हो गया, इसका बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसमें इन्होंने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असंगत है, तो यहाँ पे भी वही ट्रिक वापस से असंगत की। तो हमें इस पोर्शन को क्या करना है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हम उस बात को ध्यान रखना है कि कौन सा यहाँ पे कीवर्ड है, और हम क्या करेंगे, उसको पेन से सर्किल कर दो ताकि ये नोटिस में रहेगा कि हमें क्या पूछा गया है। क्योंकि एग्जामिनर क्या चाहता है कि बच्चा कहाँ पे गलती करे और उसको इस रेस से बाहर किया जाए। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या पूछा, इन्होंने असंगत पूछा है। ठीक है, तो इसका पहला फैक्ट है कि डूरंट रेखा भारत व अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि ये भारत का जो अफगानिस्तान वाला ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे ये बना था, और ये लगभग 1890 के दशक में जो डूरंट आयोग था उसके द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है, वही मैकमोहन रेखा के बारे में हमने सुना होता है अक्सर, तो ये किसके साथ, चाइना के साथ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसका निर्धारण कब किया गया था, जो शिमला समझौता था, कब का, 1914 का। 1914 का जो शिमला समझौता था, जिसके अंदर क्या किया गया था,
मैकमोहन जो रेखा है उसका निर्धारण किया गया था। तो बिल्कुल सही है ए आंसर और बी आंसर तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा इन्होंने असंगत कौन सा है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन हम देखते हैं जिसमें लिखा है इन्होंने रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। बिल्कुल सही है, हम अक्सर पढ़ते ही है इसके बारे में। ठीक है, ये कब, जब भारत का विभाजन हुआ तब तय की गई थी। जो रेड क्लिफ था आयोग था उनके द्वारा इसको निर्धारित किया गया था। तीनों कथन है वो बिल्कुल सही है। तो इसका असंगत पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये तीनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अभ्यारण्य में एक सींग वाले गेंडा, एक सींग वाले गेंडा हमने अक्सर देखे होंगे चित्र के अंदर, इकोलॉजी की जो बुक देखते हैं उसमें एक सींग वाले जो गेंडा होते हैं उनके फोटो अक्सर फ्रंट पेज पे हम देखते हैं। तो इनको पूछा है कि ये कहाँ पे स्थित है। ये सीधी सी बात है, ये काजीरंगा के अंदर स्थित है। अब हम ये देखेंगे कि काजीरंगा के बारे में एक दो फैक्ट है जिसको हम देख सकते हैं। काजीरंगा अक्सर का इसका जो ये नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये असम के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके साथ ही जो एक सींग वाला गेंडा है, एक सींग वाला जो गेंडा है वो IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसके अंदर इसको वर्नरेबल के अंदर इसको रखा गया है। जो वर्नरेबल जो सेक्शन होता है उसके अंदर इसको रखा गया है क्योंकि इसकी सुरक्षा की आवश्यकता काफी ज्यादा है। वही हम दूसरे नेशनल पार्क या अभ्यारण्य है उनको हम देख सकते हैं, जैसे कि भितरकनिका कहाँ पे है, तो ये अपने उड़ीसा के अंदर स्थित है। क्योंकि इसके लिए तो ओलिव रिडले जो कछुए है उनके लिए काफी फेमस है। दाचीगाम जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ठीक है, और मानस है वो भी असम के अंदर ही स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है वायुमंडल। वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा के अनुसार कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत है वो पूछा है। तो वातावरण के अंदर विभिन्न प्रकार की जो गैसें पाई जाती है, जिसका हमने बेसिक से जो हम स्टार्टिंग से बढ़ते आए, जिसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है, जो लगभग कितना 78% के अप्रोक्सीमेट यहाँ पे होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि O2 है जो ऑक्सीजन वाली पार्ट है, हमने बचपन से पढ़ा है कि ये लगभग 20 से 21% के आसपास होती है, लगभग 21% इसको माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग जो गैसें होती है, जैसे कि आर्गन हो गया, कुछ पॉइंट के अंदर हो गई, लगभग 0.9 के आसपास कुछ होती है समथिंग। और दूसरी हो गई वो हो गई जैसे कि CO2, हाइड्रोजन, विभिन्न प्रकार की ऐसी जलवाष्प वगैरह पाई जाती है। तो यहाँ पे युग में दिया गया कि नाइट्रोजन 78%, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया 18.95%, जो एक गलत है। और हमको क्या पूछा यहाँ पे कौन सा गलत है। आगे वाले ऑप्शन भी हम एक बार देख लेते। आर्गन 0.93 सही है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ उन्होंने राजवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बेसिक से पास बात पूछी है। राजवायु एक ऐसा एप्लीकेशन था जिसको राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मतलब एक एप्लीकेशन बना के वायु प्रदूषण का जो स्तर होता है उसको मापने के लिए ये बनाया गया था। इसकी जो लॉन्चिंग की गई थी वो 2016 के अंदर जून में की गई थी, जिसको अपनी राजस्थान गवर्नमेंट ने निकाला है। और ये क्यों निकाला है तो आगे वाले हम कथनों में हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है यह वायु की गुणवत्ता मापन हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है यह जयपुर, उदयपुर, जोधपुर की वायु गुणवत्ता की जानकारी देगा, बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो हमारे प्रदूषण के जो काफी बड़े स्तर के जो शहर है जैसे कि उदयपुर, जोधपुर और जयपुर वाले, उनकी जो वायु की जो गुणवत्ता होती है उनके मापन के लिए ये बात कही गई है। तो बिल्कुल सही है बी वाला ऑप्शन। उसके बाद इसे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय उष्ण कटिबंध मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा तैयार किया गया। हो सकता है हमें ये फैक्ट मालूम नहीं हो, लेकिन यहाँ पे पूछा इन्होंने कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखते ए और बी वाला क्वेश्चन सही है, एक साथ में दो ऑप्शन तो हम भर नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाला डी ऑप्शन है सभी। तो कभी कभी क्या होता है हमें एक फैक्ट नहीं भी पता होता है, तो चारों ऑप्शन को हम पढ़ते तो हमें उसका जो सही आंसर होता है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है,
तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओजोन के संबंध में संबंधित नहीं है। तो इन्होंने पूछा है, नहीं पूछा है, तो वापस से वही ट्रिक, तो हम इसमें थोड़ा सतर्क होंगे और इसमें देखते हैं कि अगला वाला जो कथन है उसमें दिया गया ओजोन गैस सूर्य की विकिरणों के साथ आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। सीधी बात है, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं, तो एकदम बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन जो कथन है उसमें दिया गया है कि ओजोन परत की मोटाई डोसोन के अंदर इकाई में मापी जाती है। तो एकदम सही कथन है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मोटाई का जो स्तर होता है वो डोसोन एक इकाई होती है, उसके अंदर ये मापा जाता है। ठीक है, अगला वाला इसके अंदर कथन दिया है रियो सम्मेलन का आयोजन ओजोन परत संरक्षण के नियंत्रण के लिए किया गया था। तो नहीं, क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग से बढ़ता है, ये जो पृथ्वी सम्मेलन है, रियो सम्मेलन किसको कहते हैं? पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किसके लिए किया जाता है? तो जो हमारा जो प्रदूषण का जो स्तर है, मतलब सॉरी, जैसे कि जो जलवायु तापमान वृद्धि है, तापमान वृद्धि जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसकी समस्या के समाधान के लिए इसका आयोजन किया गया था। तो ओजोन परत के लिए कुछ अलग जो संगठन है या फिर सम्मेलन है वो किए गए थे, जैसे कि 1985 जिसमें वियना कन्वेंशन, 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और 2016 के अंदर किगाली जो समझौता था वो किया गया था। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन है वो गलत है। उसके बाद तो यहाँ पे हम देखेंगे, सीधी सी बात इन्होंने पूछी है कि कौन सा निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आगे पूछा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रोमीन युक्त जो यौगिक और विभिन्न प्रकार के कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये इनको क्षति पहुंचाते ही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर माजुली नदीय द्वीप स्थित है। तो माजुली जो नदी द्वीप है वो काफी चर्चा में भी पिछले साल रहा था। क्यों? क्योंकि देखो इसे है ना भारत के अंदर जिला घोषित किया गया, जो कि क्या एक नदी द्वीप है, और ये नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, बड़ा नदी द्वीप। ठीक है, तो ये इसके संबंध में कुछ फैक्ट है जो हमने देख लिए। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ये इन्होंने सीधी सी बात पूछी है, तो जिसके अंदर बी आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही वापस से क्वेश्चन की निम्न को सुमेलित करिए, जिसमें अब की बार क्या उन्होंने दिया है, नदी और उसके उद्गम स्तर को दिया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे विभिन्न पर्वत और झील दी गई है, और उसके साथ वहां से उद्गम होने वाली जो नदियां है उनको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो बेसिक जो हमने कभी नदियों के नाम सुने हो उनको मिलाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस ऐसी नदी है जो कहाँ से निकलती है? ओंटारियो झील से निकलती है। ओंटारियो झील वही झील जो किसका भाग है? महान झील का भाग है, जो ग्रेट झील जिन्हें कहा जाता है, जो कहाँ पे स्थित है? यूएसए के अंदर स्थित है, मतलब नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। ठीक है, विश्व की 5 जो बड़ी झीलें हैं जिनको महान झीलें कहा जाता है, उसमें से एक झील है ओंटारियो झील, और जिससे उद्गम होता है इसका सेंट लॉरेंस झील का नदी का उद्गम होता है। तो बी का हो गया आंसर 4, बी के अंदर 4, सीधी सी बात है। अच्छा, ये तो पहले से ही मिल गया, तो यानी इनकी तो एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको सही करने से पहले हम दूसरे वाले फैक्ट को भी एक बार देख लेते हैं, जैसे कि डैन्यूब नदी है। तो डैन्यूब जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर से। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो ये यूरोप के अंदर स्थित है। ठीक है, और कुनलुन शान है, जिसको
यहाँ से कौन सी निकलती है, हुआंगो जो नदी होती है वो निकलती है, जो कहाँ पे स्थित है, चाइना के अंदर स्थित है। और टिग्रिस नदी कहाँ पे, ये टॉरस पर्वत, टॉरस कहाँ पे, तुर्की के अंदर स्थित है। तो तुर्की से ये नदी निकलती है। तो यहाँ पे ए के अंदर 3 4 2 1 बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सीधी बात पूछी है उन्होंने। यहाँ पे पहला कथन है, किलिमंजारो अफ्रीका का एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो देखो, हमने अभी कुछ क्वेश्चन पीछे ही हमने किलिमंजारो के बारे में हमने बात की, जो क्या है, अफ्रीका का ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी हमने बात कही थी। तो एकदम सही बात है, इन्होंने सत्य कथन पूछा है तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, उसमें दिया गया पामीर की घाट को विश्व की छत कहते हैं, ये भी पीछे क्वेश्चन दिया गया था जिसको हमने सुमेलित किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा कथन यहाँ पे दिया गया, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है, ये बिल्कुल सही कथन है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक सीमा के रूप में यूराल पर्वत और यहाँ से उद्गम होने वाली जो नदी है, यूराल नदी, कौन सी है, यूराल नदी। ठीक है, तो यूराल नदी, यूराल पर्वत और जो कैस्पियन सागर का जो पार्ट है, वो सब मिला के भारत मतलब एशिया और यूरोप के मध्य क्या करता है, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। तो यहाँ पे ये जो पहला, दूसरा और तीसरा कथन है बिल्कुल सही दिए गए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसके अंदर वापस ही वही बात कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम वही जो एलिमिनेशन का मेथड है वो अपनाएंगे। यहाँ पे इन्होंने अब की बार दिया है स्थान और झीलें दी गई है। ठीक है, जो झीलें दी है और वो किस राज्य के अंदर स्थित है उसके बारे में हमको दिया गया। तो यहाँ पे चिल्का झील हमको पता ही है कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, तो ए के अंदर आ जाएगा 2, ए के अंदर 2 कहाँ पे, ये दोनों जगह। ठीक है, तो ये मतलब क्या हो गए, दोनों एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब ए और बी बचा है। उसके बाद हमने कौन सी झील के बारे में अक्सर सुना होता है, तो एक हमने सुना होता है जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी झील है, वूलर झील। वूलर और डल झील के बारे में हमने अक्सर सुना होता है, तो ये कहाँ पे आ जाएगी, सी के अंदर 4 आ जाएगा। सी के अंदर 4, यहाँ पे देखिए पहले से ये तो एलिमिनेट है ही है, इसके अंदर ये वाला हो गया, मतलब बी वाला ऑप्शन यानी ए हो गया एलिमिनेट। तो आंसर क्या हो गया, डी। सीधी सी बात है। वेम्बनाड केरल के अंदर है और लोकटक जो मणिपुर के अंदर स्थित है। चिल्का झील और लोकटक झील, इन दोनों के संबंध में एक विशेष फैक्ट है कि ये दोनों क्या है, आर्द्र भूमि का पार्ट है। ठीक है, उसके साथ ही वेम्बनाड है वो एक लेगून झील का प्रकार है। ठीक है, तो इसके संबंध में ये 2-3 फैक्ट है, हम उसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे भी वही ट्रिक्स कि नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है CO2 हाइड्रो, यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसको HFC कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो यहाँ पे हमने हमेशा पढ़ते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी सही है। ये कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन होती है, इसको HFC कहते हैं। ये भी जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसके लिए उत्तरदायी होती है। उसके साथ साथ में हमने एक गैस का और नाम सुना होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये चारों जो गैसें होती है वो ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी होती है, लेकिन ये गैस जो इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो बिल्कुल सही है, सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आर्द्र भूमि में शामिल है। तो यहाँ पे सीधा पूछा गया, इसमें देखो केलादी राष्ट्रीय पार्क बिल्कुल सही, ये कहाँ पे, राजस्थान के अंदर है, इसको आर्द्र भूमि में शामिल किया गया। आर्द्र भूमि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे क्या होती है, जैव विविधता जो होती है वो काफी बड़े स्तर पर होती है। साथ ही इसके संरक्षण के लिए जो रामसर कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन 1971, उसकी शुरुआत की गई, जिसके अंदर आर्द्र भूमि जो होती है उनके संरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोनार झील जो कहाँ पे,
लोनार झील, जो ये झील है वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ठीक है। चिल्का झील, तो ये कहाँ पे, उड़ीसा में, जिसकी हमने बात पिछले वाले क्वेश्चन में की। तो ये भी आर्द्र भूमि है, ये तीनों आर्द्र भूमियों के अंदर शामिल है। तो इसका क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वही बात, सुमेलित कीजिए राष्ट्रीय उद्यान और विभिन्न स्थान, मतलब राज्य दिए गए, इनको मिलाने की बात की गई है, ठीक है। इस सुमेलित में हम देखते हैं कौन कौन से दिए गए नेशनल पार्क, पेन वैली, पन्ना, गिर और पेंच। गिर, गिर का नाम हमने अक्सर सुना होता है, कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात के अंदर स्थित है। तो ये हो गया सी का 2। सी का 2 कहाँ पे है, देखिए एक यहाँ पे और ये। तो इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करते हैं तो बचा क्या ऑप्शन सी और डी। सी और डी के अंदर अगले वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाले ऑप्शन को देखते हैं। पन्ना, पन्ना हमने कहाँ पे देखे, ये कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। तो बी का आंसर हो जाएगा 4। बी के अंदर 4 कहाँ पे, ये यहाँ पे, मतलब डी हो गया एलिमिनेट, ठीक है। ए और बी वैसे ही पहले से एलिमिनेट है, डी भी एलिमिनेट हो गया, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। और देख लो पेन वैली, पेन वैली कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो ए के अंदर 3, यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर, और पेंच है वो महाराष्ट्र के अंदर। पेंच है वो महाराष्ट्र के साथ, इसका कुछ भाग है वो एमपी के अंदर भी विस्तृत होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उससे ये बिल्कुल सी सही आंसर होता है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं 26। 26 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। ये वो ऐसा क्वेश्चन है जो पारिस्थितिकी के अंदर सामान्यतः हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो ये काफी सिंपल सा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट वाला सवाल है, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ ऑप्शन में, ऊर्जा पिरामिड, संख्या पिरामिड और जैव पिरामिड। जैव पिरामिड, ठीक है। पिरामिड, पिरामिड का निर्माण पारिस्थितिकी के अंदर उस स्तर पे होता है जिसमें क्या होता है, उपभोक्ता से शीर्ष, जो उत्पादकता से लगाकर शीर्ष उपभोक्ता होता है, उत्पादकता से जो उसके पोषी स्तर होते हैं, विभिन्न पोषी स्तर, उसमें शीर्ष उपभोक्ता होते हैं, उनके जो मध्य का जो श्रृंखला होती है उसके आधार पर पिरामिड का निर्माण होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा पाया जाता है, ठीक है। संख्या का पिरामिड होता है वो सीधा और उल्टा दोनों प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। और जैव पिरामिड जो होता है, जैव भार का जो बायोमास का जो पिरामिड होता है वो भी सीधा और उल्टा दोनों स्तर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्यों, क्योंकि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, सूर्य। और सूर्य का जो स्रोत होता है, सूर्य एक ऊर्जा के बड़े स्रोत के रूप में कार्य करता है, और उसमें जो ऊर्जा एक पोषी स्तर, जब जैसे कि घास उसको जब ग्रहण करता है तो वो अगले वाला जो उसका शिकार करता है या जो उसको खाता है उसके रूप में ऊर्जा का आगे से आगे संचार होता रहता है, और ये हमेशा सीधे पोषी स्तर के रूप में का निर्माण होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भारत का श्रीलंका को, भारत को सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ऑप्शन है मलक्का जल संधि, डेविस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि और पाक जल संधि, सॉरी। तो इसमें दिया हुआ मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि कहाँ पे स्थित है, तो ये अपने हिंद महासागर के अंदर स्थित है, तो ये तो होगा नहीं अपना आंसर। यहाँ पे भारत और श्रीलंका की बात की, डेविस है वो यूएसए के अंदर स्थित है, जो डेनमार्क वाले पार्ट को अलग करती है, ठीक है। और जिब्राल्टर जल संधि है जो किसको, भूमध्य सागर को किससे अलग करती है, अटलांटिक जो महासागर है उन दोनों को अलग करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, पाक जल संधि, जो सबसे अपने नीचे वाले भारत और श्रीलंका के पार्ट में यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का। इसमें लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थान झुकी हुई मीनार के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने इसको काफी, मतलब जो विश्व की जो धरोहर स्तर है यूनेस्को के अंदर शामिल है, उसके अंदर हमने सुना है काफी बार, जिसको कहते हैं पीसा की झुकी मीनार। तो ये वाला ऑप्शन सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, बी हो जाएगा,
पीसा की झुकी मीनार, जो विश्व के जो 8 अजूबे है उसके अंदर इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि पीसा पीसा कहाँ पे आया हुआ है, तो ये इटली के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये एक नया फैक्ट है, हम देख सकते हैं कि कौन से देश के अंदर स्थित है, तो इटली के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर इन्होंने पूछा है निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे ये विभिन्न प्रकार के स्टैचू दिए गए और यहाँ पे स्थान दिए गए। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या दिया गया, स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी काफी चर्चा में रहा था, यहाँ पे किसकी, सरदार पटेल की। तो विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति है उसके रूप में इसको स्थापित किया गया, 182 मीटर के अंदर है। उसके बाद ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस और स्टैचू ऑफ इक्विटी। ठीक है, आपको ये नॉर्मल सी बात पता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी एलिमिनेशन का जो मेथड है उसको अपनाने का ट्राई करेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है, सरदार सरोवर बांध के पास में, मतलब गुजरात में। ए का हो गया 2, ए के अंदर 2 कहाँ पे, ए और डी, मतलब बी और सी एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ए और डी बचा। उसके बाद हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे सुना हुआ है, ये न्यूयॉर्क के अंदर है, यूएसए के अंदर स्थित है, जो हम अक्सर मूवियों के अंदर देखते हैं इसको। तो ये वही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे, राजस्थान के अंदर स्थित है, राजस्थान के पाली जिले के अंदर ये स्थित है। एक जैन संत है, उनको, उनकी मूर्ति को यहाँ पे लगाया गया। तो हम यहाँ पे मैच करते हैं, बी के अंदर एक, बी के अंदर कहाँ पे एक है, ये वाला पार्ट, मतलब डी वाला। सी तो एलिमिनेट वैसे ही था, ए वाला हो गया एलिमिनेट, मतलब आंसर हो गया डी। ठीक है, और स्टैचू ऑफ इक्विटी, स्टैचू ऑफ इक्विटी तेलंगाना के अंदर स्थित है, और इक्विटी जो स्टैचू ऑफ इक्विटी है इसके अंदर रामानुजाचार्य है, उनकी मूर्ति को यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक फैक्ट है उनको एक बार ध्यान रख लेना, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें लिखा हुआ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। अरे वाह, ये वाला तो हमने पीछे ही पहले ही सॉल्व किया है, कौन सी है, ऑप्शन देखिए, एडिस, एंडीज। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन सही हो गया, एंडीज जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है। ये कौन से महाद्वीप के अंदर स्थित है, साउथ अमेरिका के अंदर स्थित है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा गया निम्न में से कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं आते ही हमने क्या किया, इसको सर्किल कर दिया ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला है नंदा देवी, बिल्कुल इसको शामिल किया गया है। उसके बाद पंचमढ़ी, पंचमढ़ी भी एक बायोस्फीयर रिजर्व तो है ही, उसके साथ यूनेस्को की जो लिस्टिंग है उसके अंदर 18 जो ऐसे चुनिंदा जो क्षेत्र है जैव आरक्षित क्षेत्र, उनको इस लिस्टिंग के अंदर शामिल किया गया है। उसके अंदर नंदा देवी भी आता है, जो कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। पंचमढ़ी इसकी हमने बात की गई थी, वो कहाँ पे है, एमपी के अंदर स्थित है। ठीक है, और नोकरेक, नोकरेक कहाँ पे, मेघालय के अंदर स्थित है। ठीक है, और मानस असम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे पूछा यूनेस्को की कौन सी सूची में शामिल नहीं है इनमें से, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थाने का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या पूछा है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको काउंट कर देंगे ताकि नोटिस में रहेगी ये बात। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूछा स्वस्थाने, तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 चीजें अपनाई जाती है, स्वस्थाने और दूसरी होती है बाह्य स्थाने। इसमें क्या होता है, जैव विविधता जो होती है उनको उनके जो आवास का जो स्तर होता है उसी स्थान पर अगर हम उसको संरक्षण प्रदान करते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क के अंदर हम उसको आरक्षित क्षेत्र के अंदर घोषित कर देते हैं, तो वहां पे जो संरक्षण करते हैं वो स्वस्थाने के अंदर आएगा। और यदि हम कुछ अन्य चीजें करके उनका स्टोर करते हैं या उनको संरक्षण देने का प्रयास करते हैं तो वो किस में आएगा, बाह्य स्थान में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया
राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, नेशनल पार्क सीधी बात है हम क्या करते हैं उनको उन्हीं स्थान पर संरक्षण प्रदान करते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा 100 स्थानीय का पार्ट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, नहीं है, तो नहीं है तो इसको हम नोटिस करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि वो वहां पे, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायो रिजर्व, तो ये उन्हीं के स्थान पर उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, जो सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वो भी उनको उनके जो वास्तविक जो स्थान होता है वहां पे ही उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो ये सही नहीं है। यह हो गया जंतुआलय, जू जहाँ पे हम अक्सर जाते हैं, तो वहां पे बाहर से जो चीते या फिर अन्य कोई जानवर होते हैं उनको ला कर रखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा बाह्य स्थानीय के अंदर शामिल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का। निम्नलिखित में से किस वर्ष जलवायु पेरिस सम्मेलन का आयोजन किया गया? जलवायु पेरिस सम्मेलन जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। ये कब किया गया था ये पूछा है, जो कि 2015 के अंदर किया गया था, इसको कोप 21 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, बी हो गया आंसर। ये सम्मेलन है, ये विशेष रूप से इसलिए काफी चर्चा का विषय भी रहा था, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारा वैश्विक तापमान है उसको सदी के अंत तक, मतलब 2100 तक, वर्ष 2100 तक पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री जो सेल्सियस है हमारा औद्योगिक समय का जो तापमान है उससे 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हमें बढ़ने नहीं देना है, तो इस रूप के अंदर हम इसको देख सकते हैं, तो सीधा आंसर है बी आंसर हो गया, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक बाघों की संख्या पाई जाती है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे टाइगर रिजर्व के रूप में बहुत सारे स्थान है, जैसे कि हमने अभी पिछले में पढ़ा था, पन्ना क्षेत्र हो गया, पेंच हो गया, सतपुड़ा हो गया, कान्हा हो गया। इस प्रकार के विभिन्न जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के रूप में भी संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी लेगुन झील का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे भी नहीं पूछा है, मतलब यहाँ पे हम नोटिस रखेंगे, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है चिल्का झील, इसको हमने पढ़ा था, ठीक है। चिल्का झील, पेम्बानाडा, रेणुका झील और पुलिकट। सबसे बड़ी बात यह है, लेगुन झील क्या होता है कि जो हमारा तटीय क्षेत्र होता है उसके अंदर जो प्रवाल भित्तियां होती है, प्रवाल भित्तियों के कारण एक स्तर पूरी तरह से बैरियर के रूप में किसी क्षेत्र को, महासागर के किसी क्षेत्र को घेर लेता है और एक झील का निर्माण कर देता है, इसे कहा जाता है लेगुन झील। और विशेष रूप से लेगुन झीलें होती है वो क्या होती है, तटवर्ती क्षेत्र पर पाई जाती है। तो चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, मतलब तटवर्ती क्षेत्र में लेगुन के अंदर आ गई। पेम्बानाडा केरल के अंदर है, ठीक है, तो ये भी लेगुन का पार्ट हो गया। पुलिकट है, वो भी आंध्रा और तमिलनाडु के मध्य में स्थित है, तो ये भी लेगुन का पार्ट है। लेकिन रेणुका, रेणुका कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, मतलब बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, इसके अंदर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल के अंदर शामिल नहीं है? तो ये भी आपको बात ध्यान रखने के, शामिल नहीं पूछा गया, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे कि ये क्या करता है, स्वर्णिम त्रिभुज एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अफीम और अन्य जो भी मादक पदार्थ होती है उनकी उत्पादकता काफी अधिक होती है, इस कारण से इसे गोल्डन ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। तो इसमें लाओस, थाईलैंड और म्यांमार ये तीनों शामिल होते हैं, वही सिंगापुर वो काफी नीचे आ जाता है। तो इस क्षेत्र के अंदर ये यहाँ पे ऐसे बनता है, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के रूप में, तो ये गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण करता है। ये इसमें सिंगापुर इसमें शामिल नहीं है, तो सी आ जाएगा इसका जवाब, ठीक है। 13 नंबर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी झील है? ठीक है, सबसे बड़ी झील के अंदर तो सबसे बड़ा देखो क्या पे क्या है, कैस्पियन सागर, विक्टोरिया, बैकाल झील और सुपीरियर झील। तो यहाँ पे सीधा सा जवाब है इसका
ये आंसर। कैस्पियन झील, कैस्पियन झील जो कहाँ पे, एशिया के अंदर है, ठीक है। उसके बाद कैस्पियन झील, कैस्पियन झील काफी बड़ा सागर है जिसके आसपास में काफी देश पाए जाते हैं, मतलब स्थित है, जैसे कि रशिया, ईरान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया और अजरबैजान हो गया। तो ये इसके निकटवर्ती देश है। कभी कभी इनको भी पूछ लिया जाता है और अक्सर यूपीएससी में तो पूछते हैं, तो थोड़ी बहुत इनकी बातें ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38, 38 जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित किया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये तो हमने बचपन से ही पढ़ा ही है, कौन सा है, 5 जून। डी आंसर बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हम देखो 2 फरवरी, 2 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, आर्द्र भूमि, तो वेटलैंड जो डे जिसको बोलते हैं, आर्द्र भूमि दिवस होता है, वो इसके अंदर मनाया जाता है, ठीक है, 2 फरवरी को। उसके बाद 16 सितंबर ओजोन दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला हो गया 39, 39 के अंदर दिया है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, जो अक्सर चर्चाओं में रहता है अखबार के अंदर, हम डेली न्यूज में देखते ही है, के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। तो यहाँ पे सत्य पूछा है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2010 के अंदर की गई थी, ठीक है। इसके साथ ही ये कैसी एक सांविधिक संस्था है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके लिए एक एक्ट पारित किया गया था, इस कारण से इसको स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे देखते हैं कथन कौन सा दिया। पहला कथन है जिसमें लिखा हुआ है 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कथन सत्य पूछा है, और भी कथन को देख लेते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है, तो ये हो गया सही। 2 ऑप्शन सही है, मतलब आगे वाला क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों को निपटाना है, बिल्कुल, क्योंकि जो दिल्ली के क्षेत्र के अंदर और उसके साथ साथ भारत के अंदर काफी जो पर्यावरण की जो समस्या थी वो काफी बढ़ रही थी, इसलिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जिसे एनजीटी कहा जाता है। तो यहाँ पे तीनों कथन है वो काफी मतलब इजी है और सरल है, मतलब इजी तो है ही है, उसके साथ तीनों सत्य भी है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए सहायक नहीं है। तो यहाँ पे भी नहीं पूछा है, इसको सर्किल कर दो कि नोटिस में रहेगा। और के बारे में हम पढ़ते ही है, सबसे पहले क्या आता है, अम्लीय वर्षा, इसका पीएच मान 5.6 से जब कम होता है तो वो वर्षा क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा के रूप में कहा जाती है, मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, SO2 इसके अंदर शामिल होती है, NO2 इसको भी शामिल किया जाता है, ठीक है। इसमें पूछा इन्होंने इसमें कौन सी शामिल नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे बी और सी तो सही है। और यहाँ पे देखो क्लोरीन है, तो क्लोरीन कुछ रूप में जब HCl का जो निर्माण होता है एक अम्ल के रूप में, तो ये यहाँ पे भी सहायक होती है, ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो अम्ल वर्षा के अंदर सहायक नहीं होती, बल्कि ये कहाँ पे सहायक होती है, ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट होता है वहां पे ये सहायक होती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एलिफेंट विलेज कहाँ पर बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया। तो हम देखते ही एलिफेंट विलेज राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान का कौन सा पार्ट, आमेर, तो हाथी की सवारी के लिए काफी फेमस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडाग्राम, ठीक है, जो आमेर के अंदर, आमेर के पास में स्थित है, ठीक है। इसका हो जाएगा ए आंसर हो गया, ठीक है। और 42 नंबर, इसमें लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रीय जलीय जलमार्ग नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था। तो जिस प्रकार से हमारे नेशनल हाईवे होते हैं उसी प्रकार से हमारे जल मार्ग का भी निर्माण किया गया था, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1986 के अंदर हमारा पहला जो जल मार्ग था उसकी मतलब स्थापना की गई थी, जो कहाँ पे बना, गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां थी
उसके ऊपर उसका निर्माण किया गया। ठीक है, उसकी सहायक नदियों में हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। देखो पहला ऑप्शन है लखीमपुर से भांग तक, वो लखीमपुर। दूसरा ऑप्शन है भद्राचलम और राजमुंदरी तक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है शदिया से धुबरी तक। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो ये वाला सी वाला ऑप्शन है, जो कहाँ पे पड़ता है, गंगा नदी है और उसकी सहायक नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, इसकी स्थापना कब, जिसकी घोषणा कब की गई थी, 1986 के अंदर की गई थी। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम 43 नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्यों के घटते हुए क्रम। ठीक है, हमको घटता हुआ क्रम बताना है। ठीक है, जिसमें पहला है ऑप्शन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो बिहार और पश्चिम बंगाल है वो ऐसे राज्य है जिनकी जनसंख्या घनत्व है वो काफी अधिक है, लगभग 1000 से प्लस वाले राज्यों के अंदर इसको शामिल किया जाता है। केवल ये दो ही राज्य जिनके 1000 से प्लस है जनसंख्या घनत्व। तो उसमें सबसे ज्यादा किसका है, बिहार का है। कितना है, लगभग 1106 के आसपास है। और तो इस आधार पर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, 2 नंबर कहाँ पे, यहाँ पे। बाकी देखो ये तो सिंपल सा एकदम क्वेश्चन हो गया, तीनों के तीनों कट गए, मतलब ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम राजस्थान का, जिसे हमें पता ही है, लगभग कितना है, 200 है। उत्तर प्रदेश का 800 के समथिंग है। तो इसका क्रम क्या हो गया, 2, 4, 3 और 1 हो गया, मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जनसंख्या का ही क्वेश्चन है। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता। साक्षरता का नाम आते ही हमको सीधा क्या याद आता है, केरल। ठीक है, इसका कौन सा क्रम पूछा है, घटता हुआ क्रम पूछा है, वही क्रम है, मतलब सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे केरल की जो महिला साक्षरता होती है वो कहा सबसे ज्यादा है, लगभग कितना प्रतिशत है, 92% के आसपास महिलाएं यहाँ पे क्या है, साक्षर है। उसके बाद मिजोरम कितनी, मिजोरम में लगभग 89%, कितनी 89% है वो महिलाएं साक्षर है। उसके बाद लक्षद्वीप में लगभग 87% के आसपास है। और गोवा, वहां पे लगभग 85% के आसपास महिलाएं साक्षर है। तो इसका क्रम क्या होगा, 3, 1, 2 और 4, मतलब 3, 1, 2 और 4, इसी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है, यहाँ पे हो जाएगा देश, सही है। ठीक है, देश और राजधानियां दी हुई है, उसको हमें सुमेलित करना है। ठीक है, पहला यहाँ पे दिया हुआ है ए, न्यूजीलैंड, हंगरी, क्यूबा और केन्या, जिनकी राजधानियां दी है नैरोबी, हवाना, बुडापेस्ट और हेलिंगटन। हमने यहाँ पे नैरोबी का नाम काफी बार अखबारों के अंदर भी सुना है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, UNEP का मुख्यालय आया हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पे, अफ्रीका के महाद्वीप में, मतलब ये कौन सा देश है, केन्या वाला। यानी एक डी का क्या हो गया, एक डी का एक कहाँ पे, ए और बी के अंदर है, मतलब सी और डी का एलिमिनेशन अपन कर दिया, बचे क्या आंसर, ए और बी। ए और बी के अंदर हम देखेंगे न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है, वेलिंगटन। ए का हो गया 4, ए का 4 किस में है, ओनली ए के अंदर ही है, मतलब बी एलिमिनेट हो गया। सी और डी पहले से एलिमिनेट था, तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लो दूसरी और किसकी राजधानी दी गई है, क्यूबा की राजधानी क्या हो जाएगी, हवाना। ठीक है, और हंगरी की हो जाएगी बुडापेस्ट। तो इसका हो गया आंसर ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, सिक्किम राज्य के अंदर, मतलब जो हमारा पर्वतीय जो राज्य का क्षेत्र है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया,
और सिक्किम वाला जो पोर्शन हो गया, वहां पे बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं जो एक तंग रास्ता होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, नाथुला, जलीपला और मानाला, और दोनों ए और बी। यहाँ पे नाथुला है, वो कहाँ पे स्थित है, सिक्किम के अंदर स्थित है। ये काफी चर्चा में रहता है, क्यों? क्योंकि जो मानसरोवर की जो यात्रा होती है उसके लिए ये काफी चर्चा में रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये कहाँ पे स्थित है, सिक्किम के अंदर है। और जलीपला है, वो भी कहाँ पे स्थित है, सिक्किम के अंदर स्थित है। और मानला, मानला कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड का एक दर्रा है। तो यहाँ पे क्या आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही, अर्थात डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर का। इसमें दिया गया 8 डिग्री चैनल किन क्षेत्रों को विभाजित करती है। 8 डिग्री चैनल का मतलब ये हो गया कि ये भारत का नक्शा है, और यहाँ पे जो हमारा 0 डिग्री की जो भूमध्य रेखा है, वहां से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो अक्षांश वाला जो अक्षांश का जो भाग होता है उसके आधार पर ये डिग्री चैनल होता है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आता है आपका मालदीव, उससे ऊपर आता है मिनिकॉय, और उससे ऊपर आता है लक्षद्वीप। ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 डिग्री पूछा है, 8 डिग्री पूछा है, तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों के मध्य में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये मालदीव और मिनिकॉय वाला जो पार्ट है, इनके बीच में 8 डिग्री चैनल का 8 डिग्री चैनल यहाँ पे पाया जाता है, स्थित होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। मिनिकॉय और लक्षद्वीप है, इसके अंदर कौन सा पार्ट होगा, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप इसके ऊपर वाला पार्ट है, तो मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी, 9। ये तो 8 है ही है अपने। और उसके बाद अंडमान और निकोबार, ये कहाँ पे होता है, तो ये लगभग 10 डिग्री के आसपास होता है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ यहाँ पे अंडमान और निकोबार स्थित होते हैं। ये 10 डिग्री चैनल के अंदर आता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप वो वापस नीचे की साइड में आ गया, इससे भी नीचे की साइड में। तो यहाँ पे ये कितने डिग्री चैनल पे स्थित है, 6 डिग्री चैनल पे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन से अभ्यारण्य में एशियाई मतलब एशियाई जो शेर होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हमने इसकी चर्चा की थी कुछ देर पहले ही। गिर अभ्यारण्य, गिर जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि विश्व के अंदर एकमात्र जो एशियाई शेर का जो आवास स्थल है वो कहाँ पे, गिर के अंदर। और गिर कहाँ पे हमने देखा था इसको, गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और 49, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दी गई है विभिन्न नदियां, और ये उनके संगम स्थल कहाँ पे जाके गिरती है। तो ऑप्शन में क्या है, ऑरेंज नदी, इरावती नदी, कोलंबिया नदी और सिंधु नदी। सिंधु नदी हमने सुना ही है, हमारे देश की नदी है। तो सिंधु नदी कहाँ पे गिरती है, ये अरब सागर में जाके गिरती है। मतलब डी का क्या ऑप्शन हो जाएगा, 3। डी का ऑप्शन कहाँ पे, ये दोनों में। ठीक है, तो मतलब ए और डी हो गया एलिमिनेट, बाकी बचा बी और सी वाला ऑप्शन। बी और सी के ऑप्शन में हम देखते हैं, देखो यहाँ पे इरावती नदी है, वो कहाँ पे होती, मतलब उद्गम होती है, वो म्यांमार के जो क्षेत्र है वहां पे ये स्थित है। तो ये जाके कहाँ पे गिरेगी, ये सीधी गिरेगी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। मतलब बी की हो जाए 1, बी का हो गया 1, बी का 1 किसमें, ओनली सी के अंदर ही स्थित है। मतलब बी वाला हो जाएगा एलिमिनेट। तो ए और डी तो पहले से एलिमिनेट है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कोलंबिया नदी जो यूएसए के अंदर स्थित है, यूएसए के अंदर जो प्रशांत महासागर में जाके गिरती है। और ऑरेंज नदी है, ऑरेंज नदी कहाँ पे गिरेगी, वो जाके गिरेगी अटलांटिक के अंदर जाके गिरेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। सबसे पहले क्वेश्चन में ही हमने साइलेंट वैली की बात की थी, जो एक नेशनल पार्क है, जो नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व
जो अपना था नीलगिरी वाला, उसी का ही एक भाग है। ठीक है, ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है ये पूछा है इन्होंने, तो ये सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये केरल के अंदर स्थित है। लेकिन हमको ये बात ध्यान रखनी है कि ये किसका पार्ट है, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनका ये पार्ट है। इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 51। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सीधी सी बात है, पहले यहाँ पे ध्यान रखो, मैनचेस्टर पूछा है, तो मैनचेस्टर कहाँ पे स्थित है विश्व के अंदर? यूके के अंदर स्थित। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम यह ध्यान रखेंगे, मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सूती वस्त्र के लिए काफी विख्यात क्षेत्र है। तो भारत का मैनचेस्टर, सीधी सी बात है, तो सूती जो वस्त्र है वो भारत में कहाँ पे प्रसिद्ध है? अहमदाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ये भी सिंपल सा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कर्नाटक की कोलार के लिए प्रसिद्ध है, ये तो आप सभी को आता होगा। कोलार की खान तो काफी चर्चा में थी केजीएफ के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। वहां से सोना ही सोना निकला था, तो इसका आंसर ए है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद 53, देश का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है? देश का सबसे बड़ा। तो देश का सबसे बड़ा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा वाला जो क्षेत्र है वो मैंग्रोव के लिए काफी प्रसिद्ध है, और उसके साथ ही वो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र माना जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण के मापन की विधि है? पहला हो गया बीओडी, बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी, ये भी सही है। नेक्स्ट वाला है सफर एप्लीकेशन। सफर एप्लीकेशन वायु प्रदूषण के मापन के लिए, किसके लिए? वायु प्रदूषण के मापन के लिए इस एप्लीकेशन को जारी किया गया था। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया था, उस समय इसको मतलब अपलोड किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो ये तो सी वाला जो ऑप्शन है वो तो होगा नहीं। ए और बी दोनों सही है, तो मतलब डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है बायोकेमिकल वाली, उसके अंदर क्या होता है कि जो पानी या जो जल तंत्र होता है उसमें जो बायोकेमिकल वाले जो पार्ट्स होते हैं, जो उनको पूर्ण रूप से डिग्रेड मतलब अपघटन करने के लिए जितने ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है उसको बीओडी कहा जाता है। जिसमें केवल क्या आता है, जो जैविक पदार्थ होता है उसका जो पूर्ण रूप से अपघटन करना होता है, उसके लिए उसकी जरूरत होती है, उसको तो बोला जाता है बीओडी। और ये होता है, इसमें दोनों जैविक प्लस अजैविक जो पार्ट होते हैं, इन दोनों को शामिल किया जाता है, उसको कहा जाता है सीओडी। तो इन दोनों के मात्रा के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये जल प्रदूषण की स्थिति कैसी होगी। तो इसके आधार पर ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर का। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी नदी को इटली की गंगा, इस प्रकार से हमारे यहाँ पे भारत में गंगा का जो महत्व है उसी के आधार पर इटली की गंगा की जो संज्ञा है वो कौन सी नदी को दी गई। तो सीधी सी बात है, ये फैक्ट है और इसका ध्यान रखना। ये पो नदी जो है उसको इटली की गंगा कहा जाता है, जो कि एड्रियाटिक करके जो सागर है, भूमध्य सागर के पास में, वहां पर जाकर ये गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर का। इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण अफ्रीका के सोने की खान के रूप में प्रसिद्ध है। तो सोने की जो स्वर्ण की जो खान है उसके लिए कौन सा पार्ट प्रसिद्ध है? तो किम्बरले, डेकेंसबर्ग, कोलार और जोहान्सबर्ग। कोलार तो सोने के लिए फेमस है, लेकिन ये कहाँ पे स्थित है? भारत के अंदर है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, किम्बरले जो कि हीरे के लिए काफी फेमस है, और इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन जोहान्सबर्ग है, वो काफी स्वर्ण के लिए काफी फेमस है, जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57।
7, जिसके अंदर लिखा हुआ रावत बाटा परमाणु विद्युत ग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे, सर्किल कर देंगे, इन्होंने क्या पूछा है, असत्य पूछा है। इसका पहला कथन है यह कोटा में स्थित है, राजस्थान के कोटा में स्थित, राजस्थान में स्थित है लेकिन कोटा के अंदर नहीं है। तो इसका कहाँ पे स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, मतलब ये गलत आंसर है। आगे वाला देखते हैं, इसे रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। नहीं भाई साहब, इसको किसके सहयोग से किया गया था, कनाडा के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे 2 आंसर हो गए। आगे, इनमें प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अपना आंसर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक्स है प्रिंटिंग के अंदर, इनके अंदर ये ए और बी वाला आंसर है वो दोनों सही होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार किया जाएगा और इसको डिलीट कर दिया जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र भारत की रूर घाटी के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। रूर घाटी, रूर घाटी वास्तविक रूप में विश्व के अंदर कहाँ पे स्थित है, तो जर्मनी के अंदर स्थित है। जर्मनी के अंदर जो रूर घाटी है वो अपने कोयले के लिए काफी फेमस है। इस कारण से भारत के अंदर जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी का जो क्षेत्र है वो कोयले के लिए काफी फेमस है। इस कारण से दामोदर नदी घाटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भारत की रूर घाटी भी कहा जाता है। तो कुड़प्पा क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, दामोदर घाटी क्षेत्र और हजारीबाग का क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा 59 के अंदर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम देखते हैं अफ्रीका के अंदर जो उसका नॉर्थ वाला पार्ट है, सॉरी वेस्ट, माफ कीजिएगा, इसका पूर्वी वाला जो भाग है, पूर्वी अफ्रीका, उसके अंदर जो 4 देश स्थित है, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। ये जो चारों देश है, उन चारों देशों को मिलाकर क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो एक सींग की तरह निकला हुआ बाहर की तरफ, इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो इथोपिया इसके अंदर शामिल है, जिबूती शामिल है, सोमालिया शामिल है, और उसके साथ ही एक अलग से कौन सा देश है, इरिट्रिया है, वो इसके अंदर शामिल है। तो क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर में क्या देखो, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, और अब इन्होंने पूछा है विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, येलोस्टोन। येलोस्टोन जो कि विश्व में पहली बार नेशनल पार्क के रूप में आया, इसको स्थापित किया गया 1872 के अंदर किया गया, जो कहाँ पे स्थित है, यूएसए के अंदर स्थित है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की किडनी कहा जाता है। इन्होंने क्या पूछा है, किडनी। किडनी क्या काम करती है, हमारे जो शरीर के अंदर जो फिल्टरेशन का काम करती है, फिल्टर जो करने का जो काम करती है, वो किडनी करती है। इसी प्रकार से हमारी प्रकृति के अंदर फिल्टर का काम कौन सा करता है, तो वो करता है आर्द्र भूमि। अब वो आर्द्र भूमि फिल्टरेशन का कैसे काम करती है, तो जो आर्द्र भूमि के क्षेत्र में जो भी जल होता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं उनको अलग करने का कार्य आर्द्र भूमि के अंदर होता है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, किडनी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे ध्यान रखना, अमेजन जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, प्रकृति के फेफड़े कहा जाता है या विश्व के फेफड़े कहा जाता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन रहे नहीं, इसलिए ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा
नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, रॉस द्वीप भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? हाल ही में काफी चर्चा में भी था और 2018 के अंदर ये विशेष रूप से चर्चा में आया। क्योंकि जो ये रॉस द्वीप है इसका नाम बदल दिया गया और इसको क्या कर दिया, बोस द्वीप के नाम पर इसका नामकरण किया गया। बोस कौन से? सुभाष चंद्र बोस। चंद्र बोस जी जो थे हमारे, उन्होंने यहाँ पे अपना काफी समय बिताया, इस कारण से इसका नाम क्या कर दिया, बोस द्वीप कर दिया था, जो कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार क्षेत्र में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 63 में पूछा है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो पहले तो हम देखेंगे ISA मतलब अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है, गठबंधन है, वो स्थापित क्यों किया था? तो जो हमारे विश्व में सौर ऊर्जा की जो मांग थी, जो जैविक ईंधन है उसका उपयोग काफी ज्यादा हो रहा था विश्व के अंदर, तो उसको कम करने के लिए और सौर निर्भरता है उसको बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 2015 के अंदर की गई, जो भारत और फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है वो भारत के अंदर स्थापित कर दिया गया और गुरुग्राम के अंदर इसका जो मुख्यालय है वो स्थापित किया गया। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें लिखा है निम्नलिखित जलीय खाद्य श्रृंखला का व्यवस्थित क्रम उत्पादक से उपभोक्ता, मतलब जो प्रोडक्टिविटी स्टार्टिंग से जो जैव होते हैं, जैव पदार्थ होते हैं, वहां से लगाकर उनका जो अंतिम उपभोक्ता का जो शीर्ष उपभोक्ता है वहां तक हमको बताना है। तो यहाँ पे दी हुई छोटी मछली, बड़ी मछली, प्राणी प्लवक यानी मतलब जू प्लैंकटन जिसको बोला जाता है, पादप प्लवक जिसको क्या कहा जाता है, फाइटोप्लैंक्टन। तो जिस प्रकार से हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि सबसे पहले घास और आगे बढ़ते हुए शेर की तरफ बढ़ रही थी, जो उनके भोजन के स्तर के रूप में बढ़ रही थी, ठीक उसी प्रकार से इसको भी बताना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो पादप वाला जो पोर्शन है उसको कौन खाएंगे, जो समुद्र में रहने वाले जो जीव है, छोटे जीव है, वो उनको खाएंगे। तो सबसे पहला तो आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद आएगा 3 नंबर, छोटे वाले जो जीव है उनको कौन खाएगी, छोटी वाली मछलियां खाएगी, मतलब आ जाएगा 1, और उनको फिर छोटी वाली मछलियों को कौन खाएगा, बड़ी वाली मछली, मतलब 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4312, 4312 आंसर नंबर हो गया ए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी झील ग्रेट लेक में शामिल नहीं है? ग्रेट लेक वही ग्रेट लेक है जिसकी हमने चर्चा अभी थोड़ी देर पहले की थी, जिनको महान झील भी कहा जाता है। इसके अंदर कुल 5 झीलें स्थित है, जिसमें सुपीरियर, इरी, ओंटारियो, ह्यूरॉन, और मिशिगन, ये इसके अंदर शामिल है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा निम्न में से कौन सी शामिल नहीं है, तो सुपीरियर है, इरी है, मिशिगन है, और ये विनिपेन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके साथ ही दूसरी और है, उनका थोड़ा ध्यान रखना, जैसे कि ओंटारियो और ह्यूरॉन है, उन झीलों का ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 66, इसमें लिखा है इन्होंने विश्व में ग्रैंड बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रैंड बैंक पहली बात ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अटलांटिक वाला जो क्षेत्र है, अटलांटिक महासागर जो क्षेत्र है उसके अंदर स्थित है। यहाँ पे क्या होती है, विभिन्न 2 जल धाराएं होती है, एक गर्म जल धारा और
ऊपर से जो ठंडी जल धारा होती है वो क्षेत्र मिलने के कारण यहाँ पे जो मत्स्य केंद्र होता है उसके रूप में ये स्थापित हो गया है, क्योंकि यहाँ पे उसकी उत्पादकता होती है वो काफी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है? तो इसकी भी चर्चा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में की थी। इसका आंसर क्या होगा? सी, सियरा नेवादा। सियरा नेवादा है वो कहाँ पे स्थित है? यूएसए के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे खंड पर्वत होता क्या है। तो खंड पर्वत एक ऐसा पर्वत होता है जो दो जगह से विभिन्न जो ऊंचे भाग होते हैं या ऊंचे ऊपर उठे हुए जो भाग है पर्वत है उनसे घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उनको कहा जाता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहा जाता है खंड पर्वत। तो विश्व का जो सबसे बड़ा खंड पर्वत है वो कौन सा है? सियरा नेवादा पर्वत है वो है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है विटनी। कौन सी है? विटनी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गालापेगोस द्वीप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इन्होंने पूछा है असत्य कौन सा है। पहला कथन देखते हैं। पहली बात तो ये देखते हैं, गालापेगोस जो द्वीप है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये जो साउथ अमेरिका वाला जो पार्ट है उसके पश्चिम वाले भाग में स्थित है। ठीक है, ये इक्वेडोर के क्षेत्राधिकार के अंदर आता है और यहाँ पे एक सबसे बड़ी विशेष जो ओलिव रिडले कछुए होते हैं वो प्रजनन के लिए भारत के जो भीतर कणिका जो हमने पीछे वाले सेक्शन में पढ़ा वहां पर आते हैं। तो इसलिए ये काफी चर्चा में रहता है। गालापेगोस द्वीप के संदर्भ में हमें क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा, यहाँ पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है, सही है। यहाँ पर ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं, जिसकी बात हमने की, जो कहाँ पे आते हैं? भीतर कणिका में आते हैं। इसका हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तीसरी बात हो गई, यह द्वीप विषुवत रेखीय क्षेत्र के में स्थित है। बिल्कुल है, क्योंकि ये जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है वो ये यहाँ पे स्थित है। गालापेगोस है वो यहाँ पे स्थित है, जो इक्वेडोर के क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। तो ये तीनों कथन है वो सही है। तो इसने पूछा है असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे क्या होगा? निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दिया है विभिन्न देश दिए और उसके घास के मैदान। कौन कौन सी घासें? सवाना घास, प्रेरी घास, कंपोस और डाउन्स। इनके बारे में हम पढ़ते ही है। तो सवाना घास कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका के अंदर। ए के अंदर 2, वही एलिमिनेशन की मेथड, ए के अंदर 2। अरे वाह, एलिमिनेशन तो आपको करना ही नहीं पड़ रहा है, एक में ही आ रहा है। बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो भी क्रॉस चेक एक बार कर लेते। प्रेरी कहाँ पे? प्रेरी जाते उत्तरी अमेरिका के अंदर। और कंपोस आ जाएंगे आपके ब्राजील के अंदर। और डाउन्स कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, 2 1 4 और 3, बिल्कुल सही, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें दिया गया निम्नलिखित में से विश्व की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? क्या दिया गया? मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हमारी तीनों जो रेखाएं है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन तीनों को एक एक नदी ऐसी है जो 2 बार काटती है अपने प्रवाहित होने के समय। तो ऐसी कौन कौन सी नदी है? तो यहाँ पे है माही नदी जो भारत के अंदर स्थित है। भूमध्य जो रेखा है उनको कौन सी नदी काटती है? तो वो है आपकी कांगो रिवर। और मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो नदी।
तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, माँ काली। तो आपको सीधा सीधा ये याद रह जाएगा कि कर्क, भूमध्य और मकर रेखा के रूप में। आप इसको याद कर देना। यहाँ पे सीधा पूछा इन्होंने मकर रेखा, इसको 2 बार काट दिए तो लिम्पोपो, तो कहाँ पे स्थित है, साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित है। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 71। निम्नलिखित में से कौन सी पवनों को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर विंड। डॉक्टर विंड ये सहारा क्षेत्र के अंदर, जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल के अंदर ये एक प्रकार की गर्म और शुष्क पवनें होती है, जो क्या करती है, सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में जो कुछ स्तर पर आर्द्र वातावरण वाली परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, ये शुष्क पवनें इस आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है और जो वातावरण होता है उसको सुहाना बना देती है, अच्छा बना देती है। इस कारण से ये डॉक्टर की तरह कार्य करती है। तो इस पवन को क्या कहा जाता है, डॉक्टर पवन। अब डॉक्टर पवन कहा किसे जाता है, तो हरमट्टन जो पवनें होती है उनको कहा जाता है डॉक्टर विंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कहाँ पे पाई जाती है, सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 72। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत पूछा है, नोटिस कर लो नदी और उसके पास में स्थित देशों के बारे में। तो टेम्स नदी या इसे थेम्स नदी भी कहा जाता है, जो लंदन के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है। डेन्यूब, डेन्यूब और इसके सामने रोम। रोम तो किसकी, लंदन, सॉरी, इटली की राजधानी है। और डेन्यूब तो कहाँ से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से, ब्लैक फॉरेस्ट के पर्वत से, वहां से निकलती है। तो फिर इटली से कैसे निकलेगी, मतलब ये क्या है, गलत जवाब है। और यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, असंगत पूछा है, तो ये असंगत है, बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट वाला 73। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थ ओवर डे से संबंधित है। अर्थ ओवर डे, अर्थ ओवर डे एक ऐसा दिवस के रूप में वैश्विक पहल है जिसमें क्या किया जाता है कि विभिन्न जो पूरे देश और वैश्विक मतलब विभिन्न जितने भी देश है वो क्या करेंगे, एक विशेष 1 घंटे को तय किया जाता है जिस समय पूरे विश्व की जो लाइट होती है उनको ऑफ करके जो विश्व के अंदर जो जागरूकता का जो स्तर है वो बढ़ाने की प्रयास किया जाता है और जो पर्यावरण के प्रति जो सजगता होती है उसको बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है अर्थ ओवर डे, तो कथन देखते हैं। पहला कथन है यो, इसमें इन्होंने क्या पूछा है, अर्थ ओवर डे से संबंधित है। पहला ऑप्शन है यह विश्व वन्य जीव कोष, मतलब WWF, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये सबसे पहले कब शुरू किया गया था, 2007 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से शुरू किया गया था, तो बिल्कुल सही बात है। अगला वाला क्वेश्चन देखते, अगला वाला कथन देखते हैं जिसमें दिया हुआ है ऑप्शन सी, मार्च के अंतिम शनिवार को रात्रि 8:30 से 9:30 तक विद्युत उपकरण बंद किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मार्च का जो अंतिम शनिवार होता है उसकी तारीख को 8:30 से 9:30 1 घंटे के लिए हम बंद करते और एक जागरूकता का जो मैसेज होता है वो देते। तो तीनों कथन इस संदर्भ में सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पर शोला वन नहीं पाए जाते। यहाँ पे इन्होंने नहीं पूछा है शोला वन, शोला वन होते क्या है, तो ये एक प्रकार के शीतोष्ण वन होते हैं। जिस प्रकार से हमारा हिमालय का जो रीजन है उसमें ऊपरी क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार ये शीतोष्ण वन पाए जाते, ठीक उसी तरह से जो हमारा दक्षिण वाला पोर्शन है, नीलगिरी वाला क्षेत्र, तो नीलगिरी वाले क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उन्हें शोला वन कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है इन्होंने कि कौन सी पहाड़ी पे नहीं पाए जाते, तो देखो अन्नामलाई दक्षिण के अंदर तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थित है, नीलगिरी पाए जाते हैं यहाँ पे भी,
और पलानी, पलानी भी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो यहाँ तीनों जगह पाए जाते हैं। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे शोलावन नहीं पाए जाते। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 75, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवाती तूफान वर्ष 2022 के अंदर पहला चक्रवाती तूफान है जिसका प्रभाव भारत के पूर्वी तट पर देखा गया? तो ये करंट का क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? आसानी। ये भारत का मतलब इस वर्ष के अंदर आने वाला चक्रवात पहला चक्रवात है। तो ये बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आया था और इस कारण से काफी ये चर्चा में रहा था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित में से भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वी एस स्वामीनाथन। इन्होंने क्या पूछा है? हरित क्रांति का जनक या जन्मदाता। वही वर्जिश जो कुरियन है वो क्या है? वो कौन थे? उन्होंने क्या किया था? दुग्ध जो क्रांति है, जो अमूल दूध जो हम पीते हैं, अमूल, वो इन्हीं की उपज है और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अमूल बॉय भी कहा जाता है। तो हमारा तो क्वेश्चन ये, इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 26, सुमेलित कीजिए। तो इसमें यहाँ पे दिया गया क्षेत्र और यहाँ पे वर्षा की स्थानीय नाम। ठीक है, स्थानीय नाम में कौन कौन से दिए गए? चेरी ब्लॉसम, आम्र वर्षा, काल बैसाखी और चाय वर्षा। तो यहाँ पे ये जो सभी नाम दिए गए हैं वो कौन सी है? एक प्रकार की प्री मानसून है। जो प्री मानसून के अंदर जो आती है उनके नाम दिए गए, उनको सुमेलित करना है। तो देखो सबसे पहले चाय वर्षा, चाय कहाँ पे होती है? सम के अंदर, सीधा सुमेलित कर दो। ए के अंदर 4, ए के अंदर 4, यहाँ पे ये आ गया। अरे वाह, सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहा है। तो ये हो जाएगा ए, बी और सी, ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, इसका अब यहाँ पे एक बार और भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल में कौन सी होती है? काल बैसाखी, बी का 3 सही है। केरल चेरी ब्लॉसम और कर्नाटक आम्र वर्षा। क्योंकि ये दोनों जो फैक्ट है वो सीधे सीधे एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए, इस कारण से ये सी और डी 1 और 2 चेरी ब्लॉसम और आम्र वर्षा के रूप में आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे गहरा गर्त है? यानी ट्रेंच, कौन सा गहरा गर्त है? तो गहरे गर्त के रूप में कौन सा है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है, इस कारण से इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर। तो सीधा सा एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। 79 वाले में हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ भारत में हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? कब की गई थी? तो ये एक फैक्चुअल है इंफॉर्मेशन। इसकी शुरुआत की गई थी 1992 के अंदर। हाथियों के संरक्षण के लिए परियोजना जो थी उसको शुरू किया गया था। और इसके साथ ही हम देखते हैं जो हाथी है, हाथी को 2010 के अंदर राष्ट्रीय विरासत पशु जो होते हैं, विरासत पशु के रूप में इसको घोषित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें लिखा हुआ भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव कौन सा है? जलीय जीव में ऑप्शन कौन से? पेंगुइन, ओलिव रिडले कछुए, घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन है जिसको 2009 में जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था, राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 81 जिसमें दिया हुआ है COP26 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन जो है सत्य की बात कही है। तो COP26 जिसका आयोजन हाल ही में हमने काफी अखबारों में सुना था कि COP26 इसकी जो क्या कहते हैं इसका आयोजन था वो हाल ही में किया गया था। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन
यूके में किया गया था वर्ष 2021 के अंदर, दिसंबर के आसपास इसका जो आयोजन था वो किया गया था। साथ ही इसका जो बिल्कुल एकदम कथन सही है। दूसरा, भारत के द्वारा यहाँ पे पंचामृत जो सिद्धांत है वो दिए गए थे। पंचामृत सिद्धांत ऐसे कुछ सिद्धांत है जिसके द्वारा जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। इस पंचामृत के अंतर्गत ही भारत ने 2070 तक कार्बन फ्री होने की घोषणा की। तो ये पंचामृत इसी के अंतर्गत COP26 में दिया गया था। तब तक जो दूसरा ऑप्शन है वो भी सही है। अब दोनों ऑप्शन सही है तो बिल्कुल बात है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला उपयुक्त सभी है वो सही हो जाएगा। इसके साथ ही हम सी वाले ऑप्शन को देखते हैं। स्वच्छ प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु गालापेगोस एजेंडा की घोषणा की गई थी। भले ही की गई हो नहीं की गई हमें नहीं पता, लेकिन ये दो ऑप्शन अगर बिल्कुल सही है तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? तो यूनेस्को के द्वारा एक पहल की गई थी 1971 के अंतर्गत। 1971 में इन्होंने पहल की ताकि जो पर्यावरण और मनुष्य मानव जो जाति है उन दोनों के मध्य एक संतुलन को बनाया जा सके और लोगों के अंदर पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता होती है उसको लाने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1971 ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्षा जल की कौन सी पीएच पराश की मात्रा अम्लीय वर्षा से संबंधित मानी जाती है? तो कौन सी हो जाएगी, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी पीछे वाले क्वेश्चन में। तो पीएच का मान अगर 7 के बराबर होगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। पीएच का मान अगर 5 से कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा के रूप में हो जाएगी। इसके साथ ही अम्लीय वर्षा में हमने कुछ कारक की बात की थी, कौन कौन से थे? तो मोस्टली कौन से थे, NO2 और SO2। साथ ही कुछ स्तर पर क्लोरीन और फ्लोरीन जो गैस होती है वो भी इसके अंदर क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रोजेक्ट गोडावन की शुरुआत की थी, अभियान की शुरुआत की थी? तो प्रोजेक्ट गोडावन सीधी बात है ये किससे संबंधित है, राजस्थान से। राजस्थान में काफी गोडावन पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। तो इनके संरक्षण के लिए राजस्थान ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। कब शुरुआत की इसकी? तो इसकी शुरुआत 2013 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत थे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण से कौन सा रोग नहीं होता है? जल प्रदूषण से कौन सा रोग नहीं होता है? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए, मिनीमाटा, फ्लोरोसिस, ब्लैकफुट और अस्थमा। तो अस्थमा एक ऐसा रोग है जो किससे होता है, वायु प्रदूषण से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर इन्होंने पूछा नहीं है, इस बात को नोटिस करो, और इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे इसके साथ ही हम कुछ दूसरे फैक्ट देखते हैं कि मिनीमाटा किससे होता है? तो मिनीमाटा जो पारा है, जल के अंदर पारा की मात्रा के कारण क्या हो जाता है, मिनीमाटा रोग होता है। क्लोरोसिस तो क्लोराइड के कारण ही होता है, क्लोराइड वाली बीमारी। और उसके साथ ही जो ब्लैक फूड की बात करते हैं तो ब्लैक फूड किसके कारण होता है, तो आर्सेनिक जो होता है उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है शरीर के अंदर, तो ये रोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसमें ऑप्शन दिया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वन पर्यावरण मंत्री और पशुपालन मंत्री। तो इसका आंसर क्या है, ए। जो भारतीय वन्यजीव बोर्ड है वो एक प्रकार का कैसा है, सांविधिक बोर्ड है, सांविधिक संस्था के रूप में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ए हो जाएगा।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा है कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है कोशी नदी को। कोशी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। वही दामोदर नदी है, इसको किसका शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। अब नदी को शोक कहने का तात्पर्य क्या है कि ये क्या करती है, ये नदियां एक बड़े स्तर पर पानी का बहाव लाती है और जिस कारण से वो वहां पे काफी तहस नहस कर देती है और काफी आपदा ला देती है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक तो हो जाएगा कोशी नदी और बंगाल का शोक क्या हो जाएगा? दामोदर नदी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी पर पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी वाला जो तट है वहां पे उनके जो मैग्रोव वनस्पति जो पाई जाती है या प्रवाल जो भित्ति का जो क्षेत्र पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ है ये, इसके ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट, उत्तरी पूर्वी तट पे स्थित है। इसके साथ ही ये क्या, ये काफी ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है और यहाँ पे मैग्रोव जो वनस्पति है या फिर प्रवाल जो भित्तियों जो पाई जाती है वो विश्व में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियों वाला क्षेत्र कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में रेड पांडा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी? सबसे पहले कौन से राज्य में या कौन से स्थान पे रेड पांडा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी? तो पहली बात तो रेड पांडा प्रोजेक्ट शुरू कौन करता है? तो ये करता है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड, ये इसकी शुरुआत करता है और रेड पांडा की शुरुआत 1996 के अंदर शुरू की गई थी और ये शुरुआत की गई थी दार्जिलिंग से, मतलब वेस्ट बंगाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। साथ ही वर्तमान में ये 4 राज्यों के अंदर अभी संचालित है, जिसके अंदर सिक्किम एक राज्य है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग तो है ही है और उसके साथ एक है मेघालय। तो इस प्रकार ये 4 राज्यों के अंदर संचालित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो ये काफी तथ्यात्मक होगा। तो ये इसका सीधा आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड है जिसे क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 91। निम्नलिखित में से कौन सी धारा, जल धारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है? यूरोप का कंबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप के अंदर जब सर्दियां काफी बढ़ जाती है तो उस सर्दी के स्तर को कम करने के लिए काफी उस जल धारा का काफी योगदान रहता है। तो इसके अंदर जल धारा दी गई है गल्फ स्ट्रीम जल धारा, लेब्राडोर, फ्लोरिडा और एंटिलीज। तो इसके अंदर जो गल्फ ऑफ स्ट्रीम है वो क्या, एक प्रकार की गर्म जल धारा है और गर्म जल धारा है तो वो क्या करेगी, यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर एक कंबल का कार्य करेगी, अतः उसको सर्दी को कम करने का, शीत को कम करने का कार्य करती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ये गल्फ स्ट्रीम वही है जो क्या कर रही थी, वहां पे ग्रैंड बैंक है उसका निर्माण कर रही थी, जो किसके लिए? मत्स्य केंद्र के लिए उपयुक्त थी। जो भी हमने पढ़ा था, जो गल्फ ऑफ स्ट्रीम है वो कहाँ पे? अटलांटिका के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन या नौका गम्य झील, जहाँ पे नौका की जा सकती है और विश्व की सबसे ऊंची पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बैकाल झील, छाट झील, बालकश झील और टीटीकाका झील। तो टीटीकाका झील जो क्या है, विश्व की सबसे ऊंची और नौका गम्य, जहाँ पे नौकावन किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 93। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे अपन नहीं पूछा कीवर्ड, सीधा हम इसको सर्किल कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे।
पहला है कान्हा, बिल्कुल सही बात है, पीछे हमने चर्चा की थी। दाचिगम, दाचिगम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है? संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान ये एमपी के अंदर ही है। वही जो संजय अगर गांधी आता है, संजय गांधी नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि संजय गांधी अगर नेशनल पार्क आता है तो हमें क्या करना है? महाराष्ट्र करना है। अदरवाइज हम संजय राष्ट्रीय उद्यान जो आता है उसका आंसर क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। और बांधवगढ़ है वो बिल्कुल एमपी के अंदर ही है, इसका आंसर हो जाएगा पी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस दिवस को विश्व वन्य जीव दिवस, वाइल्ड लाइफ डेज के रूप में मनाते हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, 3 मार्च को। क्योंकि 2 मार्च को तो हम क्या मनाते, 22 मार्च को तो हम क्या मनाते हैं? वाटर डे, विश्व जल दिवस होता है, वो मनाते हैं। 8 मार्च को ऐसा कोई विशेष दिवस है नहीं, 5 मार्च को जरूर है पर्यावरण दिवस। 22 अप्रैल को कौन सा होता है? विश्व पृथ्वी दिवस, इसको मनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, डियागो गार्सियो द्वीप कौन से महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सियो जो द्वीप है ये भी काफी न्यूज में रहता है। ये क्यों न्यूज में रहता है? तो ये काफी विवादित द्वीप है। अब विवाद किन किन के मध्य है? तो ये यूके मतलब ब्रिटेन और मॉरिशस, ब्रिटेन और मॉरिशस के मध्य एक विवादित द्वीप है। साथ ही यहाँ पे यूएसए का क्या है? मिलिट्री बेस है, मिलिट्री बेस बना हुआ है। तो इस कारण से ये काफी चर्चा में रहता है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये हिंद महासागर के अंदर स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, विश्व की तांबा राजधानी के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो तांबा राजधानी अपने को पूछा है, तांबा राजधानी कौन सी है? चिकवी का माटा या चूकी का माटा इसको भी बोला जाता है। तो चिकवी का माटा है वो तांबे के लिए काफी फेमस है, जो कौन से? चिली देश के अंदर ये स्थित है, जो काफी तांबे के लिए काफी फेमस खान के अंदर इसका नाम आता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, सरगासो सागर। सरगासो सागर किस महासागर से संबंधित है? सरगासो सागर जो है वो एक ऐसा सागर है जहाँ पे क्या होता है कि विभिन्न जो जल धाराएं होती है वो मिलती है और एक भंवर का निर्माण करती है, और वो भंवर हमेशा घूमता रहता है, और उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सरगासो कहा जाता है, या सारगेसो सागर भी कहा जाता है। तो वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है अंटार्कटिका, उत्तरी अटलांटिक, माफ कीजिएगा, उत्तरी अटलांटिक है, वहां पे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो सरगासो सागर एक भंवर तंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। तो यहाँ पे दिया गया है, कैलाश श्रृंखला के संदर्भ में संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही पूछा है। देखो, इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। और इसके साथ ही इनका संबंध कहाँ से? राजस्थान से है, तो ये भी कथन सही है। तो इस संदर्भ में जो तीनों कथन दिए गए वो तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 99, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे नदियां दी है और उनकी सहायक नदियां दी गई है। तो कोलंबिया की सहायक नदी स्नेक, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है नील नदी। चिंदविन जो नदी है वो किसकी? इरावती जो नदी है उसकी सहायक नदी है, इरावती की सहायक नदी है। साथ ही ये कहाँ पे? म्यांमार के अंदर स्थित है ये नदी, तो ये यहाँ की सहायक नदी है। तो इस कारण से इसका असुमेलित पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी है मोना लोआ, माफ कीजिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा है विश्व का सबसे बड़ा
सक्रिय ज्वालामुखी है, तो यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी बताना है अपने को। तो यहाँ पे देखो कोटापेक्सी, बैरन द्वीप और माउंट एल्ब्रूस और मोना लोआ। तो ये मोना लोआ है वो काफी सबसे बड़ा सक्रिय द्वीप के अंदर शामिल होता है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हवाई द्वीप के अंदर स्थित है। कहाँ पे, हवाई द्वीप में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारा डिस्कशन है वो कंप्लीट हुआ।